मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए। मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला जी। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है। मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्त को आफे दान दे दिया और क्या नारा दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये लोग बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो। आपस में बात नहीं प्लीज। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। ये लोग भूल गए नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत ध्यान से मैं नासिर साहब को सुन रहा था। वो किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवां कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवां कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए। मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें प्रचित किया गया। ये लोग बैठाइए इनको, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो। आपस में बात नहीं प्लीज प्लीज। आप बैठो, बैठो प्लीज प्लीज। आपस में बात नहीं, आपस में बात महोदय, आप चेयर को संबोधित करें। हम लोग नहीं, चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय प्लीज, आप चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के पसमंद बीच में टोका टोकी नहीं होगी, तो दोनों के लिए होना चाहिए। फिर तो प्लीज 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 नासिर जी प्लीज प्लीज। झूठ बकवास शब्द उपसभापति महोदय नहीं जा रहा, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, बैठ जाइए। उपसभापति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया। अध्यक्ष सभापति महोदय, हम हिंदू हैं, हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इतिहास बड़ा गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया। आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है, आश्चर्य की बात होती है इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया। आज यह पहली बार है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे,
उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था। उनका सिर्फ एक नजरिया होता था, गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा, यह सदन गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर के आए, 42% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, 31% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम उज्ज्वला योजना लेकर के आए, 37% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम मुद्रा योजना लेकर के आए, 36% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम स्किल इंडिया लेकर के आए, 22.7% लाभार्थी मुस्लिम थे। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, अध्यक्ष महोदय 70% अधिक मुसलमानों ने उस योजना का इस देश में लाभ लिया। मेरे पार्टी की बैठक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री इसी बाल योगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। आपको याद होगा मित्रों, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा, अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान न करना, विकास की धारा सारे समाज पर समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं पूरे देश को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाता हूं। क्या 20% मुसलमान अगर देश का पिछड़ा रह जाएगा तो क्या भारत का विकास का सपना पूरा होगा? नहीं। हमें भारत के विकास का मतलब है 20% मुसलमान के विकास की भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। और तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार के स्तर पर सरकार जो कुछ भी कर सकती है मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं की भी रोल होनी चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए। यह जमायत उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए। यह वक्फ कमेटियों की संपत्तियां जो पड़ी हुई हैं उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए। यह बात आज की नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सकें, कोई बूढ़ी मुस्लिम रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके लाएंगे। और वस्तुतः अध्यक्ष महोदय, वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। मैं एक पत्रक लेकर के अध्यक्ष महोदय आया हूं। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI, माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे वक्फ बाई यूजर की। क्या होता है वक्फ बाई यूजर? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो तो दूसरों को भले के लिए दान करो।
हदीसों ने क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति का एक हिस्सा वो दान कर सकता है, उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है, उसके आय के साधन कैसे होंगे लिख सकता है, आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी उसके भी निर्देश दे सकता है। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाय यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर के आया हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे। 1995 का यह एक्ट है, धारा 40, द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? एंड इट एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether a waqf is a Sunni or Shaq board, after making such inquiry as is deemed fit, decides the question. संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगला वाक्य क्या है? द डिसीजन ऑफ द बोर्ड on the question under section 1 shall, unless revoked by tribunal, shall be final. ट्रिब्यूनल ने अगर उस निर्णय को बदला नहीं तो वह डिसीजन फाइनल होगा। और उसी एक्ट का दूसरा हिस्सा है अध्यक्ष महोदय, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन आर मेड बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी आदेश जो दिया गया होगा उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। एक अपार्टमेंट में कोई परिवार चला जाए, किराए पर मकान ले ले, और ऐसी घटना हुई है अपार्टमेंट में, किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले, आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे थे उस घटना का, तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वो जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वो जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, वो जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर अध्यक्ष महोदय। और आश्चर्य होता है, इन्हें बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेपीसी के मेंबर हैं, ये गवाह है इस बात के। मैं लगातार जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे।
किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4, आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभय दान दे दिया। और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कर्म काहे किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया कर्नाटक के हैं, ये मेरे पास कहां गई? प्लीज कंक्लूड सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिख करके भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं। कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्लाह आईएएस, मिस्टर सिंधु गिरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा
खनीज फातिमा MLA, CK जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर, और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज एक नाम अध्यक्ष महोदय, वी विल टेक इट फ्रॉम द पार्टी सदन टाइम की मर्यादा में। सर प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में मैं एक नाम लेने से इनकार करता हूं। वो इस समय सदन में है भी नहीं। नाम क्या है अच्छी तरह से जानते होंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं बोल, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मरते हुए सैनिक से एक कवि ने पूछा, हे वीर बंधुदाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। मरते हुए सैनिक ने कहा, यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हो तो हम नाम गिनाएं। हर कदम कदम पर खड़ा यहाँ पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। देवता सदस्य दिखता है पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें आज मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश चुप रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। वह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। चोरों के जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देता है, या चाटुकार जन की सेवा लेता है, यह पाप उन्हीं का हमको सर मार प्लीज गया कंक्लूड है। सर। भारत अपने ही घर में हार गया है।